वन विहार नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपको नाम बताना है स्टेट का जहां पर वन विहार नेशनल पार्क लोकेटेड है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। नेक्स्ट के न्यूज़ पेपर डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। 24 अप्रैल है आज। बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ एनालिसिस हैं। एक्सप्लेन पेज को हम डिस्कस करेंगे और साथ में प्रीलिम्स ओरिएंटेड बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है। सरकार ने कौन कौन सी नई नीतियाँ बनाई हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए। इसके अलावा रेमिटेंसेस के क्या हालचाल हैं, भारत में रेमिटेंस बढ़ा है या घटा है, ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो किस तरीके का है, ये सारी बातें हम आज इस डिस्कशन में देखेंगे। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन का आंसर ज़रूर किया कीजिए। कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। काकीनाडा पोर्ट आपको पूछा गया था कहाँ पर है। सभी लोगों ने आंसर किया। जिन्होंने आंसर किया उसको थैंक यू। और आप लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक होता है। भले ही आपने उसको सर्च करके लिखा होता है, आपको एटलीस्ट पता चल जाता है कि ये जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, आपको बता दें कि बहुत ही रेलेवेंट सोर्स से क्वेश्चंस को लिया जाता है और करंट न्यूज़ में होता है। उन्हीं क्वेश्चंस को मैपिंग में आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको बिल्कुल भी टेकन फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। काकीनाडा पोर्ट आंध्र प्रदेश में है और ये एक डीप वाटर पोर्ट है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, ये रहा लोकेशन इसका। और ये ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। डीप वाटर पोर्ट है, ये भी ध्यान रखना है। यहीं पर एक और पोर्ट, यानी कि तमिलनाडु की हम बात कर रहे हैं, एन्नौर पोर्ट, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया है, जिसका नाम बदलकर कामराजार पोर्ट रखा गया है, वो भी न्यूज़ में है। तो अभी एक और बात है कि मेजर पोर्ट के जो रूल्स होते हैं उसमें बदलाव किया गया है। इस वजह से भी जो भी मेजर पोर्ट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, उनका लोकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका और जान लेते हैं कि इट इज़ स्ट्रेटेजिकली सिचुएटेड बिटवीन द मेजर पोर्ट ऑफ विशाखापत्तनम एंड चेन्नई। तो विशाखापत्तनम और चेन्नई पोर्ट दोनों मेजर पोर्ट है, उसके बीच में लोकेटेड है काकीनाडा पोर्ट। डीप वाटर पोर्ट है, इसके बारे में आपको याद रखना है। ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। आप में से किसी को भी अगर इस प्रोग्राम के बारे में जानना है, कौन सा प्रोग्राम, एक तो क्लासरूम का प्रोग्राम होता है, फुल कोर्स होता है। जो लोग पूरी तैयारी करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। जो लोग गाइडेंस का सिर्फ प्रोग्राम लेना चाहते हैं, उनके लिए भी अवेलेबल है कोर्सेज। आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8750069419। आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको जानकारी दे दी जाएगी इस चीज़ के बारे में डिटेल में। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको सिर्फ आंसर राइटिंग में समस्या हो रही है तो भी आप इसके लिए ज़रूर अप्रोच कीजिए। ऐसे राइटिंग अगर आपको सीखना है, किसी भी तरीके के अगर इंडिविजुअल कोर्सेज की ज़रूरत है यूपीएससी से जुड़े हुए, तो विल डेफिनेटली हेल्प यू। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन पेज पर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर शुगर प्राइस कम कैसे हो गया और क्या इसका कोई ताल्लुकात ऑयल प्राइस से कनेक्ट होता है। यानी कि आपको पता है अभी क्रूड ऑयल प्राइस काफ़ी कम हो गए हैं। आपको बता दें, सबसे पहले याद रखिएगा ये सिलेबस में कहाँ पर है। जो लोग फ्रेशर हैं वो कई बार टॉपिक को कनेक्ट नहीं कर पाते कि आखिर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ये तो देश दुनिया की न्यूज़ है। तो ये आपका इंडस्ट्री में आ जाएगा जीएस पेपर 3 में। जब आप जाके देखेंगे तो बहुत डिटेल में सिलेबस लिखा हुआ है और मेंस में इंडस्ट्री के सेक्शन में आप इसको ऐड कर सकते हैं। क्या है इस आर्टिकल में, किस चीज़ पर बात होनी है। तो सबसे पहले क्रूड ऑयल का दाम घट गया है, उसके कई इम्पैक्ट हैं, ऑब्वियसली पॉजिटिव, नेगेटिव। और इस समय शुगर इंडस्ट्री पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। जो शुगर केन फार्मर्स हैं उन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो कैसे, इसको हम जानते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको पता लगाना होगा कि आखिर शुगर प्राइस कोलैप्स कैसे हुआ, चीनी का दाम कम कैसे हो गया, ऐसा क्या हुआ। तो इसके लिए आपको बता दें, रीसेंट कई सारे इसके तो हो सकते हैं एजम्पशंस, लेकिन जो एक क्लियर कट एजम्पशन आपको दिख रहा है बहुत आसानी से, वो ये कि बहुत सारी चीज़ें बंद हैं। मतलब कंजम्पशन कम हो गया है। कंजम्पशंस कहाँ कहाँ पर होते हैं? हाउस होल्ड्स कंज्यूम करते हैं। दूसरा, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, वेडिंग्स में। अभी आपको पता है वेडिंग सीजन चल रहा था, बहुत सारे लोगों की शादियाँ कैंसिल हो गई हैं। तो उन सारी जगह पर ऑब्वियसली शुगर का या जो भी ग्रेन्स हैं उनका इस्तेमाल होना था, जो कि अभी नहीं हो रहा। ख़ास करके होटल इंडस्ट्री में जहाँ पर शुगर का काफ़ी इस्तेमाल होता है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसका मतलब डिमांड कम हो गया है। दूसरा, आपको पता होगा कोविड-19 से बचने के लिए कुछ रूल्स जारी किए गए हैं। उसमें एक रूल ये भी है कि आपको ठंडी चीज़ों से बचना है। आइसक्रीम्स, स्वीट्स, इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना है। कोल्ड बेवरेजेस को अवॉइड करना है ताकि थ्रोट इन्फेक्शन ना होने पाए। तो यहाँ पर भी जहाँ पर चीनी का इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल कम हो गया है और इसकी वजह से
डिमांड कोलैप्स हो गया है। यहाँ पर एक डाटा है, इसको आप देख सकते हैं। इन चीज़ों को आप लिखें ज़रूर अपनी कॉपी में, क्योंकि ये डाटा आपको याद नहीं रहेंगे और बाद में एक्चुअली हम इस तैयारी के माध्यम से मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको काम आ जाएगा। एक डाटा है और ये डाटा है मैनेजिंग डायरेक्टर का, जो कि नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ के एमडी हैं। और उन्होंने बताया कि जो शुगर का कंजम्पशन होता है वो कितना नीचे आ गया है। इट इज़ 1.5 to 2 मिलियन टन 2019-20 में नीचे चला गया है। कहाँ से? 25.5 से 26 मिलियन टन लेवल पर, जहाँ नॉर्मल सप्लाई होता था, नॉर्मल इतना कंज्यूम होता था, उससे काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है इस समय में। तो पहला रीज़न आपको समझ में आ गया। दूसरा डोमेस्टिक नहीं, हम थोड़ा बाहर चलते हैं, इंडिया से बाहर। तो दूसरा क्या रीज़न है? दूसरा रीज़न है ब्राज़ील। देखिए, ब्राज़ील में भी शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पर अभी तक क्या होता था, यानी 2019 तक अगर हम देखें, तो वो लोग शुगर केन का प्रोडक्शन करते थे और शुगर केन का इस्तेमाल जितना वो चीनी बनाने में करते थे, उससे कहीं ज़्यादा वो उसका इस्तेमाल इथेनॉल प्रोडक्शन में कर रहे थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल का दाम बहुत ज़्यादा था, तो पेट्रोल में ब्लेंडिंग होती है इथेनॉल की, और इसलिए इथेनॉल को बनाने में, प्रोड्यूस करने में शुगर केन का इस्तेमाल होता था। लेकिन अब तो क्रूड ऑयल का दाम घट गया है। दूसरा कारण ये है कि ऑब्वियसली शुगर का जो डिमांड है वो कम हो गया है, कंजम्पशन कम हो गया है, तो जो शुगर मिल इंडस्ट्रीज़ हैं उनका नुकसान हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इस शुगर केन का इस्तेमाल अल्कोहल में ना करने की बजाय वो फिर से इसका शुगर ही बनाने लग गए, यानी कि प्रोडक्शन ब्राज़ील में बढ़ गया। दूसरा कारण आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ब्राज़ील में शुगर का प्रोडक्शन शुगर केन से बढ़ा दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर इथेनॉल को अभी कम बनाया जा रहा है बिकॉज ऑफ द क्रूड ऑयल के प्राइस कम हो चुका है। ये याद रखिएगा, इसके लिए भी डाटा गिवन है, ये आप देख सकते हैं कि 36 मिलियन टन शुगर प्रोड्यूस किया गया और वहीं पर 26 बिलियन लीटर इथेनॉल प्रोड्यूस किया गया इस साल में। तो जाहिर तौर पर इसका असर तो पड़ेगा कहीं ना कहीं, भारत पर भी असर पड़ेगा। ओवरऑल वर्ल्ड में जो कंजम्पशन, डिमांड, सप्लाई का जो पूरा चेन चलता है उस पर फ़र्क पड़ेगा। कहीं पर प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो। और क्रूड ऑयल का भी दाम नीचे क्यों गया है? बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट प्रोडक्शन। सऊदी अरबिया ने प्रोडक्शन करना कंटिन्यू रखा, जबकि डिमांड काफ़ी कम हो गई है, तो इस वजह से दाम नीचे चला जाता है। जैसे क्रूड ऑयल का दाम नीचे गया, वैसे ही शुगर का भी प्राइस नीचे जा रहा है। आइए अगला प्रॉब्लम, इसका अफेक्ट इंडिया में कैसे हो सकता है। इंडिया में बहुत भारी तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है उन गरीब किसानों पर, और ख़ास करके जो शुगर मिल इंडस्ट्रीज़ हैं उस पर। पहला कारण, कंजम्पशन कम हो गया डोमेस्टिक लेवल पर, जो भी हमने देखा। दूसरा, ब्राज़ीलियन आउटपुट बढ़ गया। ठीक है, इसकी वजह से जो केन फार्मर्स हैं और जो शुगर मिल्स प्रोड्यूसर्स हैं उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। हालांकि एक अच्छी खबर इस बीच में ये है कि थाईलैंड में इस बार ड्रॉट हो गया, और ड्रॉट की वजह से थाईलैंड में जो शुगर का प्रोडक्शन 14 मिलियन टन हुआ करता था, 2018-19 की हम बात कर रहे हैं, वो 9 मिलियन टन पर आके रुक गया। तो इससे हमारा कैसे फ़ायदा हुआ? हमारा ऐसे फ़ायदा हुआ कि थाईलैंड से इंडोनेशिया में शुगर मंगाया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था। अब इंडोनेशिया को अपने इंपोर्ट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कहीं और से मदद चाहिए थी, और वो था भारत। तो भारत से इंडोनेशिया ने जो एक्स्ट्रा शुगर का है अमाउंट, जो वो थाईलैंड से मंगाने वाले थे क्वांटिटी, उसको उन्होंने भारत से मंगाया, और इस जगह पर थोड़ी सी राहत भारत को मिल गई। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा होने वाला था इंडिया को, क्योंकि अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था, कितना एक्सपोर्ट होना है उसकी पूरी तैयारी हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच में कंजम्पशन कोलैप्स होता है, डिमांड कम हो जाती है, और इसलिए सप्लाई नहीं हो पाता है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या स्थिति हो जाएगी केन फार्मर्स की, बताने वाली बात नहीं है। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि जो केन फार्मर ऑलरेडी डिस्ट्रेस में होते हैं बिकॉज ऑफ जो शुगर मिल होता है और वो डिस्ट्रेस में होता है, तो उसकी वजह से अभी आपको अगर कुछ डाटा देना चाहें तो यूपी में 32,000 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट हैं जो बकाया हैं, जो किसान हैं उनको नहीं पे नहीं किया गया है बिकॉज ऑफ कि जो मिल का शुगर है वो बिका नहीं। तो पूरा चेन चलता है, शुगर बना, और वो आगे मार्केट में गया, फिर वहाँ से जो अमाउंट मिलता है वो शुगर केन फार्मर्स को दिए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर पैसा रुका हुआ है किसानों का। सिर्फ 16,000 करोड़ रुपए अप्रॉक्स दिए गए हैं उत्तर प्रदेश में।
महाराष्ट्र की बात करें तो सेम हिसाब किताब है, वहाँ पर भी 12,539 करोड़ रुपए ड्यूज़ थे, जिसमें कि सिर्फ 11,000 करोड़ अप्रॉक्स दिए गए हैं। इसमें जो गवर्नमेंट है वो इनिशिएटिव्स ले रही है, हालांकि जैसे कि यूपी में गवर्नमेंट ने कहा कि जो विलिंग फार्मर्स हैं उनको शुगर दे दिए जाएं 1 क्विंटल ईच मंथ, हर मंथ दिए जाएं, ताकि उससे उनका अपना वो जो अमाउंट है, जो जीविका है, वो चला सके कुछ समय के लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है ताकि फार्मर को प्रोटेक्ट किया जा सके, मिल को प्रोटेक्ट किया जा सके। और ये पूरा सिनेरियो चल रहा है। शुगर केन फार्मर्स को क्या नुकसान हो रहा है, शुगर प्राइस कैसे कम हो रहे हैं, इसका हमने एक डिटेल यहाँ पर देखा। अगला आर्टिकल देखते हैं, ये है एग्रीकल्चर से, और यहाँ पर भी फार्मर के स्थिति का जिक्र हो रहा है कि किस तरीके से फार्मर्स काफ़ी परेशान हैं। और इनको कहा गया है कि ये ऐसे वॉरियर्स हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं, जिनको वॉरियर्स की तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये भी उसी फ्रंट लाइनर वॉरियर्स की तरह हैं जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई करने में आपकी मदद कर रहे हैं। तो कारण, कुछ एक कारण जो आपको पता है उसको हम शॉर्ट में देखते हैं। पहला कारण है माइग्रेंट वर्कर्स, जिनके पास काम की कमी हो गई है, उनके पास खाने के लिए ठीक से अनाज नहीं है, काफ़ी दिक्कतें हैं, कुक्ड फूड नहीं मुहैया कराए जा पा रहे हैं, ड्राई राशन उनको नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ क्या इशू है, दूसरी तरफ इशू फूड क्राइसिस की नहीं है बल्कि डिमांड एंड सप्लाई की है। तो डिमांड एंड सप्लाई की कैसे, देखिए यहाँ पे ये जो आर्टिकल लिखा गया है इसको इन्होंने पूरा कंपैरिजन किया है फेमाइन से। जब बंगाल फेमाइन आया था तो उस समय लोग स्टारवेशन से उनकी डेथ हो रही थी और बहुत बुरी स्थिति थी। आज देश में ऐसी बात नहीं है। आज देश में फूड ग्रेन्स अबंडेंट उपलब्ध हैं। आपको पता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास काफ़ी फूड ग्रेन्स अवेलेबल है। सब्जियों की भी कमी नहीं है। आप देखिए सब्जियां कितनी सस्ती हो गई हैं, लेकिन दिक्कत है डिमांड की। डिमांड बिल्कुल कोलैप्स हो गया है और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि जब लॉकडाउन हुआ था तो इनिशियल पीरियड में लोगों ने पैनिक बाइंग किया था। मतलब 2-2, 3-3 महीने, 4 महीने का सामान इकट्ठा लोगों ने खरीद करके रख लिया और इससे डिमांड डिस्ट्रक्शन हो गया मार्केट में। आज डिमांड नहीं है और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है फार्मर्स का और जो अदर स्टेक होल्डर्स है जो इस पूरे फील्ड में काम करते हैं। द अनसंग हीरोज़, ऐसे हीरोज़ जो चुप हैं, कुछ कह नहीं रहे, लेकिन आपको इनको हीरो की तरह ही ट्रीट करना होगा। अगर ये नहीं होते तो ये जो लॉकडाउन की शुरुआत हुई 77 मिलियन टन ऑफ राइस और वीट्स के प्रोडक्शन को लेकर के, और इसका जो आपके पास भंडार था, प्रोक्योरमेंट था, वो सिर्फ इसलिए हो पाया बिकॉज ऑफ फार्मर्स की देन थी और इनकी वजह से आपके पास अबंडेंट फूड ग्रेन आज अवेलेबल है देश में। तो इसलिए इनको भी रिकॉग्नाइज़ किया जाना चाहिए एज अ वॉरियर, और ये भी फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स में से एक हैं। लेकिन इनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, इनके अपने दुख हैं, इनकी अपनी परेशानियां हैं जिनको कि हम रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। हम मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट को टारगेट किया जा रहा है कि गवर्नमेंट इनकी उन प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रही है। तो आखिर कैसे उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, क्या बेस्ट पॉसिबल मेथड्स हो सकते हैं। देखिए किसानों की अगर हम बात करें तो उनको कुछ एक समय मिलता है आराम के लिए, बाकी पूरे समय वो काम करते रहते हैं। मिड फरवरी से जुलाई तक उनका एक समय चल रहा होता है जब वो पूरा उनका हार्वेस्टिंग सीज़न चलता है। वीट, मस्टर्ड, चना, पोटैटो, अनियंस, ये सब वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हैं। और उसके बाद फिर बीच में उनको थोड़ा समय मिड सितंबर का मिलता है जब वो रिलैक्स कर पाते हैं और फिर उनका खरीफ क्रॉप का बोने का समय आ जाता है और फिर प्लांटेशन होने लग जाता है। तो आप कुल मिला के देखिए तो पूरा साल उनका काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है इन्हीं चीज़ों में। लेकिन क्या उनको इतना फ़ायदा मिलता है, क्योंकि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड चीज़ों को नहीं सोचते। किसानों का जो काम होता है वो फसल उपजाने का होता है, ना तो उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो आगे चल कर के आ पाएँ। हाँ, उनके भी बने हुए होते हैं, कमीशंस वगैरह बने हुए होते हैं, उनके भी लीडर्स होते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जितने भी फार्मर्स हैं देश में उनको उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता। अगर एक छोटे से सेक्शन को हटा दिया जाए फार्मर्स में से, तो बाकी के जो फार्मर्स हैं शायद उनके पास ज़मीनें बहुत कम हैं, उनके पास अगर फसलें हुई हैं तो उसका उनको पूरा दाम नहीं मिल पा रहा। इस तरीके की बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको वो फेस करते हैं। अब ऐसे में आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, किस तरीके का ग्रैटिट्यूड आपको एक्सप्रेस करना चाहिए ऐसे फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स के साथ, यानी कि हम फार्मर्स को किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो उनका मदद है वो ये कि जो उनका प्रोड्यूस है उनको सही दामों पे मार्केट में बिकवा दिया जाए।
जो उनकी मेहनत लगी है वो पैसे उनको मिल जाएं। ये सबसे बड़ा ग्रैटिट्यूड हमारी तरफ से हो सकता है। तो यहाँ पर इनका काफ़ी अच्छा सुझाव है कि अभी दिक्कत क्या हुई है, सरकार ने चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी बोला कि आप एक एक करके लोग आएँ और 5 क्विंटल 10 क्विंटल ही आप एक बार में सामान ला सकते हैं मंडीज़ में बेचने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो जनधन बैंक अकाउंट है वहाँ से सिर्फ 500 रुपये विड्रॉ कर सकती हैं महिलाएं। तो अब ऐसे में आप देखिए कि किसानों को रोज़ लेकर के जाना पड़ेगा अनाज को। महिलाएं 500 दिन में कितने दिन तक अपना खर्चा चला पाएगी, तो 500 रुपये उनको फिर लेने के लिए जाना है। तो ऐसी जिनको समस्याएं आ रही हैं उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। आप ये जो बंद आपकी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, पंचायत ऑफिसेज हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं इनके प्रोड्यूस को रखने के लिए। और सीधे तरीके से जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो मतलब मंडी को यहाँ पर स्किप किया जा सकता है और डायरेक्ट मार्केट में इनके प्रोड्यूस को भेजा जा सकता है। ये इनके साथ बहुत अच्छी मदद हो सकती है। आइए अगला न्यूज़ देखते हैं जो फिल्म ओरिएंटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनेंस लाया गया है, एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897। अभी तक न्यूज़ में था, पढ़ भी रहे होंगे, बहुत ही सिंपल सी बातें थी। इसमें भी पनिशमेंट था लेकिन इतना हार्श पनिशमेंट नहीं था। जब भी कभी एपिडेमिक होता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, जब ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो प्लेग फैला था मुंबई में, यानी तब बॉम्बे कहा जाता था, वहाँ पर उस प्लेग को काउंटर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था, ठीक है, एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट को। और उसके बाद से कोई भी ऐसी जो फैलने वाली बीमारी होती है, कॉलेरा है, डेंगू है, इस तरीके का जो इन्फेक्टेड डिजीज़ होता है, उसको रोकने के लिए ये एक्ट लागू कर दिया जाता है। इसका अधिकार किसको है, स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट अपने यहाँ पर एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट को लागू कर सकती है और उस समय में जो भी बेस्ट पॉसिबल मेजर्स हैं वो ले सकती है इस डिज़ीज़ को रोकने के लिए, ठीक है। अब इसमें ऑर्डिनेंस लाया गया, क्यों? क्योंकि कुछ बदलाव किए गए। आपको पता है जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव कई जगह पर हो रहा है और इसको सख्ती से लेने के लिए एक अच्छे कानून की आवश्यकता है। तो इसीलिए ऑर्डिनेंस को लाया गया और इसको कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया गया, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति इस एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट लागू होने के समय में, यानी इस समय जब इतनी बुरी स्थिति चल रही है और कोई ऑफिशियल्स की बात नहीं मानता या उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, वॉयलेंस करता है, वॉयलेंस को यहाँ पर डिस्क्राइब भी किया गया, हरासमेंट, फिजिकल इंजरी और अगर प्रॉपर्टी को भी डैमेज किया जाता है तो ये एक्ट लागू होगा और कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। तो इसमें चाहे आप 100 लोगों को पकड़िए, 200 लोगों को पकड़िए, उनको बेल नहीं दिया जाएगा। और कंपनसेशन है, अच्छा खासा फाइन लगाया जाएगा, 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन होगा। 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, 6 महीने से 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, जबकि पहले जो एक्ट था उसमें महज 6 महीने 1 साल तक की मैक्सिमम सज़ा होती थी और बहुत ही छोटा सा आपका 1000, 200, 300 रुपये का फ़ाइन हुआ करता था। तो जाहिर तौर पर ये बहुत पुरानी एक्ट था, ये 1897 का। तब वो अमाउंट बहुत मायने रखते थे, 1000 रुपये तब बहुत होता था, लेकिन आज के समय में लोग 1000 रुपये मैनेज कर लेते हैं और उसका जो वैल्यू है बहुत कम है, इसलिए इसको बढ़ा दिया गया और जो सज़ा का साल है उसको भी बढ़ा दिया गया, यानी कि और सख्त बना दिया गया। एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट को ऑर्डिनेंस लाया गया है इस पर, ये आपको याद रखना है और उसके जो बेसिक फीचर है उसको भी ध्यान में रखिएगा। ऑफिसर कौन होगा, तो कोई भी ऑफिसर उस रैंक का जो इंस्पेक्टर है उनको 30 डेज़ में पूरा इन्वेस्टिगेट करना है केसेस को और जो भी व्यक्ति इसमें पाए जाते हैं इंडल्ज, उनके ऊपर ये चार्ज लगाना है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रेमिटेंस से जुड़ा हुआ। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट आया है रेमिटेंस पर। क्या भारत में रेमिटेंस घट गया? तो बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ग्लोबल लेवल पर ही रेमिटेंस का जो नंबर है वो कम हो गया है, क्योंकि आपको पता है सब कुछ बंद है, लॉकडाउन है और जॉब्स बहुत लोगों ने खोए हैं इस बीच में, प्रोडक्शन नहीं है, काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, तो इसलिए और रेमिटेंस का कम होना लाजमी है और भारत में 23% तक ये कम हो गया। लेकिन भारत की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी सेम स्थिति है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, नेपाल में भी जो रेमिटेंसेज हैं उनकी संख्या में कमी आई है। अगला न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फालूदा एंड क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। फालूदा एंड क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है? क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाएगा कि ये किस चीज़ से संबंधित है। तो कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए महज 1 घंटे में आपको टेस्ट करके रिजल्ट मिल जाएगा। इसके लिए एक पेपर स्ट्रिप टेस्ट किट बनाया गया है जिसको आप फालूदा के नाम से जान सकते हैं। क्रिस्पर आपके लिए नया नहीं है, आपने क्रिस्पर Cas9 का नाम पहले सुन रखा है। ये वही जीन एडिटिंग
टूल है, टेक्नोलॉजी है, जिससे कि जीन को एडिट किया जाता है और इसकी मदद से ये पूरा जो सिस्टम है उसको बनाया गया है कि 1 घंटे में कैसे हम कोरोना वायरस की टेस्टिंग कर सकते हैं। और इसको किसने बनाया है ये ज़रूर याद रखिएगा, साइंटिस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोम एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी, CSIR-IGIB, ये शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रहेगा। CSIR ने इसको बनाया है, ये याद रखिएगा। कोई भी और ऑप्शन आएगा तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, Cas9 के बारे में क्लियर है। और CRISPR-Cas9 एक तरीके का जीन एडिटिंग टूल है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन इससे बन सकता है। फेलुदा क्या है, पेपर स्ट्रिप टेस्ट है, जिसका कि इस्तेमाल बहुत ही लो कॉस्ट पर इस पर हम टेस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है ये भारत के लिए। अगला न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट, कैसोवाल ब्रिज कहाँ पर है, लोकेशन याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब। आंसर इज पंजाब। पंजाब में पाकिस्तान के बॉर्डर के पास एक ब्रिज बनाया गया है, एक परमानेंट ब्रिज, जिसका नाम कैसोवाल ब्रिज रखा गया है। जो पंजाब से हैं वो तो गेस कर लेंगे, ये नाम उनको क्लियर रहेगा, लेकिन जो लोग बाहर के हैं उनको अगर नहीं पता तो आप प्लीज़ जान लीजिए कि ये रावी रिवर पर इस ब्रिज को बनाया गया है। परमानेंट ब्रिज है, 484 मीटर का। रावी रिवर का भी नाम याद रखना है आपको, ठीक है। और BRO के द्वारा बनाया गया है, तो गेस करना आसान है, बॉर्डर पर है तो BRO को ही जिम्मेदारी दी गई होगी। BRO के द्वारा बनाया गया 484 मीटर का ब्रिज, कैसोवाल ब्रिज कहाँ पर है, पंजाब में है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और पसंद आता है तो ये बताना भी मत भूलिए कि आपको कैसा लगा डिस्कशन। आंसर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।